Hello बच्चों today we are going to discuss about the new chapter that is your unit and measurement. Okay, that is a very important chapter in class 11 and basically physics is started from this chapter. So before the starting of this chapter kindly subscribe, like, share and comment on the videos. Clear है? तो start करते हैं. What is the units? As you know as per the name of this chapter यूनिट एंड डायमेंशंस. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स का यूजेस क्या है हमारी लाइफ में. समझते हैं पहले, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे. बेसिकली आपने कई बार देखा होगा व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, आप क्या करते हो 1000 मल्टीप्लाई करते हो, यस या नो. एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द मीटर इनटू द सेंटीमीटर यू आर मल्टीप्लाइंग विद 100. सेम वे व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट 1 मिनट इनटू 6 सेकंड दैट इज 60 सेकंड. 1 hour into the second that was 60 into 60 second, yes or no. 1 hour into minute that was 60 minute. सेम वे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो एंगल को, आपने देखा होगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है. ठीक है, तो ऐसे आप देखो जितने भी इस वर्ल्ड वाइड यूनिट्स हैं सबका एक दूसरे से क्या है, कन्वर्जन है, एक दूसरे से रिलेशनशिप है. आई बात समझ में. सेम एज इट इज. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. आप कई बार देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना होता है तो आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है मीटर क्यूब. ठीक है, या कई बार देखा होगा सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो. क्लियर है. आप कई बार देखे होंगे जब आप लिखते हैं कि सपोज करो आपसे कहा जाए कि बेटा आज जा करके मार्केट से 1 kg शुगर परचेज करो, तो आप देखा होगा जब 1 kg लेने जाते हो तो 1.020 कई बार लिखा होता है ना. इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 kg और 20 ग्राम हुआ. क्लियर है. 1 kg 20 ग्राम, जिसको आप 1.020 kg लिखते हो, इसका मतलब इस 20 ग्राम को भी हमने क्या किया, kg में कन्वर्ट कर दिया. 2 ग्राम ना, 20 ग्राम नहीं 2 ग्राम है. ठीक है, दैट इज 2 ग्राम. तो इस 2 ग्राम को भी हमने क्या किया, kg में कन्वर्ट कर दिया. कई बार देखा होगा 1.30 आवर लिखा होता है, इसका मतलब क्या है 1 आवर 30 मिनट है. यस या नो. तो आपने देखा होगा कई जगह कई बार ऐसे लिखा होता है 1:1/2. इसका मतलब आपने मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये यूनिट्स हैं जिसके बेसिस पे ये पूरी दुनिया गवर्न हो रही है, पूरी दुनिया रेगुलेट हो रही है. आप अगर कोई चीज ट्रेड कर रहे हो, आप जाओगे मार्केट में परचेज करें, भाई मुझे 2 मीटर का वायर दे दीजिए, तो क्या करता है 2 मीटर मेजर करता है ना, मेजर करके आपको देता है. लेकिन वायर को कभी किलोमीटर नहीं मेजर करते, ज्यादातर मीटर में मेजर करते हैं. डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में मेजर करते जाते हैं. क्लियर है. स्पीड, अगर आप कार की स्पीड देखो तो लिखा होता है किलोमीटर पर आवर लिखा होता है इसके ऊपर, सबने देखा होगा किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. 9th क्लास में पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया था, तो आपने ये क्या हुआ, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड. ये चलो. तो आप क्या देख रहे हो कि इस जो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये जो लिखा हुआ है वर्ड दैट इज कॉल्ड द यूनिट्स. इसे क्या कहते हैं, यूनिट्स. तो यूनिट क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्जन करने में, इंटरचेंज करने में आपकी हेल्प करता है. फायदा क्या इसका हुआ, सपोज करो आप ब्रिटेन गए हो, वहां पे पौंड ज्यादातर यूज किया जाता है. ठीक है, या एफपीएफ सिस्टम होता है, फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम. आप किसी और कंट्री में हो सकता है वहां सीजे सिस्टम यूज होता हो, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम. तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां हमें ट्रेड करने में बड़ी डिफिकल्टी होती थी. भाई तुम फुट मेजर कर रहे हो, हम यहाँ पे मीटर मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, ये रिलेशन निकाला गया कि अगर हमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है एक दूसरे के साथ, तो यूनिट्स का पता होना बहुत जरूरी है. कि अगर यहाँ ये ग्राम में है तो वहाँ पाउंड में कितना होगा, यहाँ किलोग्राम में है तो वहाँ पाउंड में कितना होगा, या ग्राम में कितना होगा. तो बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. तो यूनिट्स क्या करता है, ट्रेड करने में हेल्प करता है, व्यापार करने में हेल्प करता है. या आपने देखा होगा कि कोई चीज मेजर करते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है कि मेजर करना हो, और मेजरमेंट का पर्टिकुलर यूनिट होता है. जैसे टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो वही टेम्परेचर फॉरेनहाइट में मेजर करता है. क्लियर है. या अगर थर्मोडायनामिक स्केल की बात करें तो वही केल्विन में मेजर होता है. अल्टीमेटली यूनिट्स इज प्लेइंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. तो स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स है क्या. यूनिट्स आर द टूल टू मेजर
एंड कंपेयर डिफरेंट थिंग। वही आपसे कहा कि यूनिट्स क्या करता है, मेजर करता है और कंपेयर करता है डिफरेंट थिंग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल 1 kg गोल्ड और 1 kg शुगर, दोनों 1 kg हैं, हु इज मोर कॉस्टली? 1 kg गोल्ड इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू 1 kg शुगर। दोनों का मास सेम है, लेकिन कंपेयर करने में आसानी हो गई कि वो 1 किलो का गोल्ड है और वो 1 kg का क्या है, शुगर है। क्लियर है? जिसकी कॉस्ट के उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो यूनिट क्या है, एक टूल है। यूनिट आर द टूल्स टू मेजर द थिंग्स एंड कंपेयर विद द डिफरेंट थिंग्स। और उससे हम डिफरेंट थिंग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का पूरा है। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो कंपैरिजन होता है सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चोजन रूल से। फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर एंड हाफ kg शुगर, 1 kg शुगर 1000 ग्राम शुगर, एक ही बात हो गई। तो कंपेयर किया जा सकता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट्स कहते हैं। तो यूनिट क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक्स आर्बिट्ररली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड द यूनिट्स। भाई ऑब्वियसली अगर यूनिट्स आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो यूनिट्स इज अ टूल टू मेजर एंड कंपेयर द डिफरेंट थिंग्स। एक लाइन स्टेटमेंट आप याद रखिए। क्लियर है? Although the number of physical quantity appears to be very large, we need only the limited number of units for the expressing all the physical quantity. Clear है? वैसे इस दुनिया में इतने सारे यूनिट्स हैं, हम कैसे समझें किसकी यूनिट क्या है? तो ये समझने के लिए क्या किया गया, कुछ एक बेसिक यूनिट्स बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उसी के बेस पे पूरे यूनिट्स को डिराइव किया है इस वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब कि द यूनिट विच हैव which from which we have to derive other units, that unit is called the fundamental units. clear है? तो लिखा है the units for the fundamental or the basic quantity is called the fundamental unit or basic units। मतलब जो fundamental quantity के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स। क्लियर है? बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स का खासियत क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको हम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स? ध्यान सुनिएगा। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स 7 बनाए गए हैं, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? तो लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। दूसरा है आपका लेंथ के बाद आता है मास, मास की फंडामेंटल यूनिट होती है किलोग्राम। तीसरा आता है टाइम, टाइम का होता है सेकंड। चौथा आपका आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है केल्विन। पांचवा आपका होता है करंट, करंट को आप लोगों ने 10th क्लास में खूब पढ़ा है, एम्पियर, अभी जैसे एक साल पहले ही पढ़ा होगा 11th वाले बच्चे। और करंट के बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है? और तीसरा आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट होती है मोल। तो ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके बेसिस पे आगे सारे यूनिट्स डिराइव किए जा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? तो द यूनिट विच रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। आई बात समझ में? तो आइए डिस्कस करते हैं। द यूनिट the units of the fundamentals or the base quantity are called the fundamental units or base unit। ये 7 होते हैं। अगला आते हैं the units of all other physical quantity can be expressed as the combination of the base unit। अब इसके अलावा जितने भी यूनिट्स आप देखो, जैसे मैं बात करूं स्पीड की, इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो देखो मीटर है लेंथ की यूनिट, सेकेंड है टाइम यूनिट, दोनों कंबाइंड हो गए नहीं हो गए? तो फंडामेंटल यूनिट से ही जो यूनिट बनते हैं उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। अब देखो ध्यान समझना, आपने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स ये सारे। अब इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, सबने पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना है? लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली वेलोसिटी पढ़ो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये भी देखो मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। एक बार सेकंड यूज हुआ है, एक बार मीटर यूज हुआ है। अगर मैं कहूँ फोर्स की यूनिट, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया? केजी, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, ये भी फंडामेंटल यूनिट से ही फाइंड आउट हुआ है। तो इसे क्या बोले हम? डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट विच इज फाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दैट यूनिट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। आई बात समझ में? आप देखिए, द यूनिट्स of all the other physical quantity can be expressed as combination of base unit of fundamental unit. Such obtained for the derived quantities called the derived units. उस यूनिट्स क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है? और इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब चूंकि बात आई ये यूनिट्स की, डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये हुआ कि यार पूरे वर्ल्ड में जो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं और कितने टाइप के इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स अवेलेबल हैं। आइए उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं? क्लियर है? सबसे पहला क्या हुआ, बेसिकली यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ गई? यूनिट्स की जरूरत इसलिए पड़ी जब आपको पता है कि ब्रिटेन ने ज्यादातर कंट्रीज पे क्या किया था, ज्यादातर कंट्री को कॉलोनाइजेशन किया था, अपनी कॉलोनी बना लिया था, और इसलिए बनाया था कि उनको ट्रेड करना था, व्यापार करना था, बिजनेस करना था। अब बिजनेस किसका करेंगे? बिजनेस करेंगे या तो वो क्लॉथ का करते थे जिसका मेजरमेंट मीटर में लेते थे, या हो सकता है वो अपने कंट्री में वॉच बनाया और उसको यहाँ सेल कर रहे थे, तो उस वॉच की जो यूनिट्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में मेजर करते थे। कितने टाइम में आएगा सामान, कितने टाइम में यहाँ से डिलीवर होगा, और टाइम को मेजर करते थे। अगर उन्हें सपोज करो कोल परचेज करना है, इंडिया से अपनी कंट्री में भेजना है, या गोल्ड भेजना है, तो उसको मास को मेजर करते थे। इसका मतलब उसको ग्राम, केजी, पौंड, ये सब यूज करते थे। तो अल्टीमेटली उनके यहाँ तो चलता था एफपीएस सिस्टम, फुट पॉइंट सेकंड सिस्टम। फुट होता है लेंथ की यूनिट, पॉइंट होता है मास की यूनिट, सेकंड होता है टाइम की यूनिट। लेकिन हम तो नहीं यूज करे थे उनका यूनिट, हमें तो कुछ और यूनिट पता था। तो उन्होंने क्या किया, रिलेशनशिप निकाल दिया डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, जिससे कि ट्रेड करना उनके लिए इजी हो जाए। एक्चुअली टारगेट कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। क्लियर है? तो फिर इसी के बेसिस पे यहाँ क्या किया गया, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स बनाए गए। पहला है सीजीएस यूनिट, ठीक है, दे आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड यूनिट्स। दूसरा है एफपीएस यूनिट जो कि फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम होता है। और तीसरा होता है एमकेएस यूनिट, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। तो लोगों ने कहा यार एक बात बताइए, जिस कंट्री में जाओ अपना अलग यूनिट सब लोग रखे हैं, एक काम क्यों नहीं करते हैं? जब सारे कंट्री आज़ाद हो गए, जब फ्री हो गए, कॉलोनी सारी फ्री हो गई, फ्री होने के बाद उन्होंने डिसाइड कि यार ट्रेड तो नहीं खत्म करना है, क्योंकि ट्रेड के बेसिस पे ही तो हमारा डेवलपमेंट है। क्लियर है? तो ट्रेड के बेसिस जब डेवलपमेंट है तो हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करें? एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा उस यूनिट का नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड दी एसआई यूनिट। क्लियर है? क्या है ये एसआई यूनिट? ध्यान समझिएगा। द एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेवलप इन 1971। देखो कॉलोनाइजेशन जब खत्म हो गया था तब ये डेवलप हुआ है। बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स फॉर द इंटरनेशनल यूज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। मतलब एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया, एक मीटिंग की गई सभी देशों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर के कि भाई एक काम करो, एक कॉमन मेजरमेंट और कॉमन वेट मेजरमेंट के एक यूनिट बनाइए, जिसका उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और वो कहाँ कब हुआ? 1971 में। आज जरूरत क्या पड़ गई इसकी? क्योंकि साइंस में देखो, अगर आप साइंस में आप क्लास 6 से दिखना शुरू कर दो, आप ट्रायंगल बनाते हो तो लेंथ मेजर करते हो, एंगल मेजर करते हो, मेजरमेंट की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? एंगल को आप डिग्री में मेजर करते हो, रेडियन मेजर करते हो, लेंथ को आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हो। ठीक है? एजुकेशन देखो कहाँ यूज हो रहा है, आप देखिए। उसके अलावा आप देखोगे जैसे कार डिजाइन किया गया, कार मैन्युफैक्चर किया जाता है,
तो हाँ, कार का अगर आपने फॉर्च्यूनर कार परचेज किया, देखो सभी एक नहीं, जितने फॉर्च्यूनर कार होंगे सबका डिजाइन एक जैसा होगा, लेंथ, हाइट, विड्थ, थिकनेस सब एक जैसा होगा। इसका मतलब क्या है कि बगैर मेजरमेंट के इंडस्ट्री रन कराना आसान नहीं है। आई बात समझ में? जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब किस पे रन कर रही हैं? मेजरमेंट पे रन कर रही हैं। तो उसके लिए यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक पर्पज से, टेक्निकल पर्पज से, टेक्निकल मोबाइल हो गया, अब जो मोबाइल जिसके पास होगा उसकी स्क्रीन की लेंथ और विड्थ फिक्स होती है। ये अगर आपने सपोज करो एप्पल का मोबाइल परचेज किया, तो एप्पल के मोबाइल के डायमेंशंस क्या होते हैं? वो फिक्स होते हैं कि ये डायमेंशन इसका है। जैसे आपने i13 लिया है, i13 का डायमेंशन फिक्स है, आप जितने भी i13 निकालो सबका डायमेंशन एक जैसा मिलेगा। तो क्या है, टेक्निकल चीजों में भी इसकी जरूरत पड़ने लगी। इंडस्ट्री में सपोज करो आपको थर्मामीटर डिजाइन करना है, डॉक्टर्स को थर्मामीटर चाहिए हॉस्पिटल में, तो थर्मामीटर जो डिजाइन किया गया है वो भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो टेम्परेचर को क्या करे, प्रॉपर्ली मेजर करे। और जितने भी थर्मामीटर होंगे सब क्या होंगे, एक जैसे मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है? या कॉमर्शियल वर्क में यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा दुकानों पे जाइए तो वहाँ पे आजकल मास मेजर करने के लिए डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं। डिजिटल डिवाइस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि लोग चोरी करने लगे थे, पहले जो वेइंग मशीन था उसे चोरी करते थे। अब क्या करते हैं, हम डिजिटल ले लिए। डिजिटल में क्या है, आप पहले जीरो दिखाएंगे और जीरो के बाद मास जो रखेंगे वो मास हम मानेंगे। आप लोगों के लिए भी सजेशन है, जब आप कॉमर्शियल मटेरियल परचेज करने जाओ तो वेट मेजर करने के लिए पहले जीरो रीडिंग देखिए, उसके बाद आप उस पर सामान रखवाइए, ठीक है? अदरवाइज दे विल बी डू सम नॉनसेंस एक्टिविटी विच इज नॉट गुड फॉर योर बेनिफिट। ओके, तो अब पॉइंट आया कि इस कॉमर्शियल यूनिट्स को देखते हुए, सारे डिमांड को देखते हुए इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया। और टोटल कितने यूनिट हो गए? 7 यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स, ठीक है? तो दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स को डिजाइन किया गया और साथ साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिजाइन किया गया। क्लियर है? तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोटल 9 यूनिट डिजाइन किए गए। 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स थे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को डिजाइन किया गया। क्लियर है? आइए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है। 7 फंडामेंटल में सबसे पहले आता है लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? तो लेंथ की जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर। मीटर को जो सिंबॉलिकली हम एम से दिखाया, जिसका खोज इन्वेंशन को 1983 में हुआ था। मास रिप्रेजेंटेड बाय द किलोग्राम, यस नो, एंड शॉर्ट वे यू कैन से सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ केजी। आपने अपनी कॉपी में देखो केजी लिखा होगा कई बार 9th क्लास, ठीक है? देन इट इज इन्वेंटेड इन 1889। सेकेंड विच इज इन्वेंटेड इन रिप्रेजेंटेड बाय द एस, कई बार आपने लिखा होगा मीटर पर एस, represented by the S. It is invented in 1967. Current, which is represented as an ampere, it's symbolically written as a capital A. 10th class में आपने पढ़ा होगा. And this is your 1948 invented in. And Kelvin, that is your represented by the K, this which is a unit of thermodynamic temperature, and it is invented in 1967. And amount of substance, which is represented by the mole, okay, and symbolically it is written as small mol. So it is invented in 1971. And last, intensity of light, जिसे आप luminous intensity कहते हो। ओके भाई, सनलाइट आ रही है सोलर पैनल पे, किस इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। या आपके घर में बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट इज इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पर यूनिट एरिया कितना लाइट की एनर्जी की इंटेंसिटी है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, इसकी यूनिट होती है कैंडला एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिटी। अभी इसके हम सारे डिफिनेशंस पढ़ेंगे कि 1 मीटर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ 1 kg, व्हाट इज अ 1 सेकेंड, ये सारी कहानी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको हम 1979 में क्या किया, इन्वेंट किया। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच इज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनाए गए। तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं? एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो ध्यान समझिएगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन को। तो प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है? बड़े ध्यान सुनिएगा, दोनों का डिफरेंस पहले आप समझिए, देन वी हैव कम टू दी स्टेटमेंट। क्लियर है?
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन यूनिट्स को। किसको? प्लेन यूनिट्स। क्लियर है? आपको मालूम है, सपोज करो एक सर्कल है ये, ठीक है, इसका एक छोटा सा लेंथ ले लो। सपोज करो एक पार्टिकल यहां पे है पी पोजीशन पे, और पी से वो जा रहा है कहां पे? क्यू पे। अगर ये टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल है तो इस एस ने ये जो एस डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आर्क। सबको मालूम है, दैट इज कॉल्ड द आर्क। क्लियर है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, ये थीटा एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। अगर रेडियस आर हो तो आपको मालूम है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है क्या? पी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सबने पढ़ा है, जहां 2 पाई क्या है? टोटल एंगल, और आर क्या है? रेडियस। तो यहां भी वही कर सकते हो, पेरीमीटर जो क्या है? एस है, और एंगल जो क्या है? थीटा, और यहां क्या है? आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अगर देखा जाए तो एस की यूनिट मीटर होती है, आर की भी यूनिट मीटर होती है, तो मीटर मीटर कट जाना चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट मानी गई है रेडियन। ठीक है? तो इट्स यूनिट इज रेडियन। तो ध्यान रखना है, प्लेन एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल, रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। इट्स यूनिट इज रेडियन। तो वही स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। व्हाट इज स्टेटमेंट? प्लेन एंगल डी थीटा इज डिफाइंड एज अ आर्क ऑफ लेंथ डिवाइड बाय इट्स रेडियस। हमने सीधा स्टेटमेंट लिखा। ठीक है? तो डी थीटा क्या होता है? डी एस अपॉन आर का रेशियो होता है। क्लियर है? एंड एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड रिटन एज अ आर ए डी। ध्यान रखना, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं हम? आर ए डी से लिखते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, प्लेन एंगल अगर डिफरेंशियल फॉर्म बात करो तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है? डी एस अपॉन आर, और इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन। क्लियर है? दिस यूनिट इज रेडियन। तो ये आप ध्यान रखना, जहां आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, डी एस क्या है? आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कल। क्लियर है? एंड डी थीटा इज अ प्लेन एंगल। दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको समझने के लिए आप पाइए छोटी सी कहानी। आपने देखा होगा एक फुटबॉल, देखिए आप अपने घर में, आप लोगों ने फुटबॉल खेला होगा सबने, और उस फुटबॉल पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर, है ना? इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, आपको ज्वाइंट किए हुए होते हैं, ऐसे सबने देखा होगा। हमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल दो स्ट्रक्चर होते हैं, कंबाइंड होते हैं दोनों का। क्लियर है? सबने देखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे मान लो एलिमेंट्री एरिया डी ए। क्लियर है? और ये स्फीयर, क्योंकि बॉल है तो बॉल एक स्फीयर होता है, इस स्फीयर के साथ ये क्या एंगल बना रहा है? सॉलिड एंगल। देखो ये 3D फिगर देखिए आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। घर में अगर बॉल हो तो आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका सर्कल है, जो स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस एरिया अगर हमने डीए ले लिया तो ये डीए कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? दैट एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब एरिया अगर हम सपोज करो ऐसे छोटा सा एरिया, हमने जो पेंटागन लिया है इसको अलग कर दें हम, ऐसे सपोज करो हमने ये एरिया ले लिया और सेंटर यहां पे है, तो सेंटर से ये कितना एंगल बना रहा है? ध्यान से देखिएगा, सेंटर से ये कितना एंगल बना रहा है? ये चार आर्म है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसे बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको लोग? डी ओमेगा। डी ओमेगा इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ स्फीयर थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, रिप्रेजेंटेड बाय द डी ओमेगा, एंड इट इज रेशियो ऑफ डी ए बाई आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो डी ए की यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, और आर की भी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई, आर स्क्वायर की भी। तो आपके हिसाब से इसकी भी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, जीरो यूनिट होनी चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन।
क्लियर है? इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। तो वही चीज़ यहाँ डिस्कस की हमने, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द एरिया सबटेंडेड बाय द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस। ठीक है, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज अ एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, डायरेक्टली बोल दिया गया। आप स्टेटमेंट लिखोगे क्या, एरिया एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ स्फीयर थ्रू इट्स सेंटर, that is known as solid angle, and it is ratio of dA by r square. Clear है? And its SI unit is your steradian, 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 इसे हम SR से दिखाते हैं सिंबॉलिकली, steradian as SR। ध्यान रखिए इस चीज को। क्लियर है? तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस पे हमने रेडियन और स्टेरेडियन डिस्कस कर लिया। अब बाकी डिफिनेशन देख रहे हैं, ये तो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब बात करते हैं बेसिक यूनिट्स की। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझाएंगे कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है, ठीक है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 केल्विन, 1 मोल एंड 1 कैंडला क्या है, इन सब की कहानी थोड़ा समझते हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मीटर क्या है, आपको मालूम है, ध्यान समझिएगा, लाइट की स्पीड होती है, लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि होती है 2.9979245 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे हम 3 लिख देते हैं डायरेक्टली। अगर इसको सिम्बोलिकली बोलो तो मैं कहूँगा इसे 29979,248 मीटर लाइट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। हाँ या ना, आई बात समझ में? इतना मीटर डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितना चलेगा, 1 मीटर चलेगा 1 अपॉन दिस वैल्यू जो आपने एक्स लिखा है, ये 29979,248। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 मीटर डिस्टेंस चलने में लाइट कितना टाइम ले रहा है, 1/2997992,458 सेकेंड। इसका मतलब हाउ कुड यू डिफाइन 1 मीटर? तो 1 मीटर is a distance traveled by the light. 1 meter is a distance traveled by the light in vacuum during the time interval of 1/2997992,458 of the second. क्लियर है? इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस लाइट चलेगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। दैट इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? सिमिलरली व्हाट इज अ 1 किलोग्राम? 1 kilogram is basically how they define the 1 kilogram. They had taken platinum iridium alloy cylinder, एक सिलेंडर लिया, जैसे ये पेन आपके लिए सिलेंडर मान लो, ये है, this is cylinder which is made by the material of platinum iridium alloy. Okay, they accepted that the unit this cylinder mass is a 1 kg. उन्होंने इसका मास क्या मान लिया, 1 kg मान लिया। अकॉर्डिंगली इसी के बेसिस से सबको कंपेयर किया गया। आपने कभी देखा होगा जब आपके यहाँ कबाड़ी वाला आता है, पेपर वाला आता है, तो क्या करता है, उसके पास 2 किलो 3 किलो का वेट होता है बस, लेकिन उस 2 किलो के बेसिस पे पहले 2 किलो एक साइड रखेगा वेट विंग मशीन के, दूसरा पेपर रखेगा, तो 2 किलो ये हो गया, 2 किलो हो गया। अब इस 2 kg को उठा के इधर रख देगा, तो टोटल 4 kg हो गए ना। अब वो 4 kg को मेजर करेगा कंटिन्यूसली। सेम हियर, जब प्लेटिनम इरिडियम अलॉय आपने ले लिया 1 kg का है, अब उसी के बेसिस पे सारे मास को मेजर करना स्टार्ट किया गया। तो क्या है इसकी डिफिनेशन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ अ किलोग्राम। दिस टाइप प्रोटोटाइप ऑफ सिलेंडर इज मेड ऑफ व्हाट, platinum iridium alloy, and which is kept in the International Bureau of Weight and Measurement to where it is stable. It is stable in Paris, which is in France. क्लियर है? तो फ्रांस में वो फ्रांस के पेरिस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इस प्लेटिनम इरिडियम अलॉय को रखा गया है, जिसका मास ये माना गया कितना होता है, 1 kg होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आते हैं 1 सेकेंड। देखो हर चीज का एक स्टैंडर्ड लिया गया है। 1 मीटर को मेजर करने के लिए क्या लिया, स्पीड ऑफ लाइट लिया। 1 kg को मेजर करने के लिए आपने क्या किया, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय लिया। अब 1 सेकेंड को कैसे मेजर करेंगे, 1 सेकेंड को मेजर करने के लिए क्या किया, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल का काम होता है वो लाइट को एमिट करते हैं।
एनर्जी को इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा इस तरह से पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जिसकी न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, तो वो अपने न्यूक्लियस को लाइट करने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? अब 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार रिलीज करने में कुछ तो टाइम लेगा, हाँ या ना? लेकिन एक एटम है जो सीजियम 133, सीजियम CS133 एक ऐसा एटम है जो एक सेकंड में इतनी बार 9192631770 बार वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। इसका मतलब कि 9192631770 साइकिल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करने में जितना टाइम लेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड दी 1 सेकेंड। आई बात समझ में? जैसे अभी आप अपने कमरे के अंदर एंटर करो, रूम के अंदर 10 बार एंटर करने में आपने 1 सेकेंड लिया, तो आप क्या कहोगे, भाई 1 सेकेंड में 10 बार एंटर कर रहा है। या मैं कहूं आपसे, आप अपने कमरे में 50 बार एंटर करने में आपने 5 सेकेंड लिया, तो 1 सेकेंड कितनी बार एंटर किए? 10 बार, हाँ या ना? सिर्फ वही कहानी यहां पे है कि अगर इतनी बार एमिट करने में, तो डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, सीजियम 133 लिया। कहा कि सीजियम 133 अगर इतनी बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 9192631770 इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, 2 डिजिट याद करना बेटा, ज्यादा नहीं। एक आपको स्पीड ऑफ लाइट वाले केस में, मीटर वाले केस में, दूसरा सेकंड वाले केस में, दो डिजिट याद करने हैं आपको। क्लियर है? तो इतने टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करने में जो टाइम लेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड दी 1 सेकेंड। आई बात समझ में? आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1 एम्पियर की बात करते हैं। 1 एम्पियर थोड़ा अलग कहानी है, ये बेसिकली आपको क्लास 12 का में डिटेल में पढ़ाया जाएगा 1 एम्पियर, फिर भी आप समझ लीजिए पहले। 1 एम्पियर डिफाइन के लिए क्या किया इन्होंने, 2 वायर लिया, दोनों में करंट में भी एक ही डायरेक्शन में हो, I1 एंड I2, या अपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, कितना हो, 1 मीटर। 2 वायर, दोनों के बीच करंट I1 I2 है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, कहानी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है? तो 2 करंट कैरिंग वायर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और जो फोर्स अट्रैक्ट करें उस फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो। आई बात समझे? देखो यहां सुनना, 2 वायर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, मे बी सेम डायरेक्शन में भी अपोजिट डायरेक्शन। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन से, then we can say the current flowing in the wire will be 1 ampere. Then we can say current in the wire is 1 ampere. तो अगेन रिपीट करते हैं स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा क्या है 1 ampere. How could you define? 1 ampere is the amount of constant current flowing in 2 parallel conducting wire of negligible cross section and infinite length. ये शर्त रख दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो, निग्लिजिबल हो, लेंथ क्या हो, इन्फिनाइट हो, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये शर्त है कि वायर इन्फिनाइट हो, पैरेलल हो, क्रॉस सेक्शन निग्लिजिबल हो, क्लियर है, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, विच वुड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? बिटवीन द वायर्स when placed in the vacuum. अगर करंट 1 एम्पियर 2 वायर में फ्लो कर रहा है and the distance between the both wire is a 1 meter, 2 parallel infinite wire, and they attract with they experience the force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then the current in the wire is 1 ampere. आई बात समझ में? अगली कहानी आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन, केल्विन। केल्विन क्या है? केल्विन बेसिकली हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है? आपको मालूम है
यहां पे देखो वर्ड यूज किया है कि 1 केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है वाटर का, तो ट्रिपल पॉइंट क्या था पहले इसको समझते हैं हम लोग। ध्यान समझना बेटा, ये आपका है टेम्परेचर, और ये सपोज करो फेज है, ठीक है। ये फेज होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, और ये होता है गैस। यहाँ बीच में होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ होता है लिक्विड प्लस गैस, और यहाँ होता है सॉलिड प्लस गैस। डिटेल में पढ़ाया जाएगा अभी, और जब थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ोगे तो एक पॉइंट बीच में होता है जो तीनों फेज के इक्विलिब्रियम रखता है, तो इस पॉइंट बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट आर दोज पॉइंट इन विच एट विच ऑल द थ्री फेज इन इक्विलिब्रियम, जहां पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में हो, सॉलिड लिक्विड और गैस। भाई वाटर के सॉलिड भी पॉसिबल है जिसे आप आइस कहते हो, वाटर का लिक्विड पॉसिबल जिसे आप वाटर ही कहते हो, वाटर का गैस भी पॉसिबल है जिसे आप वेपर या स्टीम कहते हो। यस या नो? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे तीनों फेज सैचुरेशन कंडीशन में होते हैं या तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। अगर इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कैपिटल टी हो, सपोज करो, तो कह रहा है कि कैपिटल टी इंटू 1/273.16 जो होगा वाटर के लिए वह 1 केल्विन के इक्वल होगा। तो 1 केल्विन क्या है? 1 केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है उसका 173.16 टाइम्स अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 1 केल्विन के इक्वल होगा। देखो यहाँ वाटर को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो पांचों डिफिनेशन क्या था? लाइट को लिया मीटर में, प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय को लिया मास में, सीजियम 133 को लिया सेकंड में, दो करंट कैरिंग वायर को लिया एम्पियर में, और केल्विन किसे लिया? वाटर के ट्रिपल पॉइंट को कंसीडर किया। आई बात समझ में? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला आता है 1 मोल। व्हाट इज 1 मोल? 1 mole is the amount of substance which contains in many element entities as there are the in atom of 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब ये कहना है, ध्यान समझना, इसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। ये इसका सेंस ये है कि आपने 0.13 ग्राम कार्बन 12 को ले लिया। कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, 15 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन कई एलिमेंट होते हैं। कार्बन 12 C12 ले लिया, एक एलिमेंट है जिसका मास हमने लिया 0.012। क्लियर है? इसमें जितने भी अमाउंट होंगे सब्सटेंस के, ठीक है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का विच कंटेन्स इन द एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर जो रहते हैं। क्लियर है? कितने? जितने की कार्बन 12 में, कार्बन 12 के 0.12 kg में होंगे, मतलब 0.012 kg में जितने एटम्स होंगे, जितने एलिमेंट होंगे, ओके, अगर उतना ही एलिमेंट किसी दूसरे मटेरियल में है तो वह 1 मोल के इक्वल होगा। आई बात समझ में? 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट ऑफ एंटिटीज एज देयर ऑफ कार्बन एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। जैसे आप 0.012 मतलब हुआ कि 12 ग्राम में कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही एलिमेंट किसी दूसरे मटेरियल मिल जाए और उसका मास जितना हो 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर? जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में जितने एलिमेंट होंगे वो कार्बन के 12 एलिमेंट के बराबर होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है? हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 1H2, ठीक है, H2 होते हैं, तो H2 को H रहेगा, H में 1 होते हैं, तो 1 में जितने सब्सटेंस होंगे उतने ही कार्बन 12 के में होते हैं। तो 1 मोल वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में अवेलेबल हो, उसके इक्वल होता है। क्लियर है? लास्ट आते हैं कैंडला। कैंडला क्या है? 1 कैंडला इज ए luminous intensity of a source of light
monochromatic light which frequency is around 540 into 10 power 12, ये पावर है 10 power 12 hertz, given the radiant intensity is 1/683 watt per steradian in the same direction। मतलब क्या, अगर ये एक एरिया ले लो, सपोज करो ये एरिया है जिसका एरिया क्या होने लिया 1 मीटर स्क्वायर, इसमें कितनी लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी वाट में लोगे, पावर वाट में लोगे, क्लियर है। अगर सपोज को W वाट आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 पावर 12 Hz है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर है। तो इस वाट जो पावर आ रहा है उसमें 1/683 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। तो जो एनर्जी आएगी वो 1 CD के इक्वल होगी। तो 1 कैंडला क्या है, 1 कैंडला is the luminous intensity of source of light in given direction। okay, कैसी लाइट है वो, मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक which frequency is 540 10 power 12 hertz, okay, having radiant intensity 1/683 watt per steradian in the same direction, that is called the 1 candela। तो 1 candela मतलब जितना इंटेंसिटी 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर स्क्वायर में आ रही है, अगर 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी पावर है उसमें 683 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो दैट इज 1 कैंडला, 1 कैंडला के इक्वल होगा, क्लियर है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, क्लियर है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज दिस ग्राम एक्सप्रेस इन SI यूनिट बाई 783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इसको SI यूनिट में दिखाना हो तो क्या करोगे, 783 ग्राम को 10 पावर -2 kg 10 पावर -3 kg करोगे, इसे डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो सॉल्व करोगे तो 783 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू दी kg पर मीटर क्यूब, क्लियर है, kg पर मीटर क्यूब, क्लियर है। So today we are going to stop here. We will meet in next video. Thank you everyone. Thank you so much.